हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हमने एक जो है क्वेश्चन पेपर डाला था जिसमें भूकंप से संबंधित प्रश्न थे। इसमें हमने जो है भूकंप से संबंधित प्रश्नों के लिए एक टेस्ट सीरीज बनाई थी 25 प्रश्नों की, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पे आपको ये लिंक है वो मिल जाएगा। और ऐसे ही प्रश्नों के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और 25 क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण इस प्रकार से आपको बताए जाएंगे कि लगभग पूरा टॉपिक है वो इसमें आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्यास्थ पुनर्संचलन सिद्धांत है, यह सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? पहला है मोंकहाउस, दूसरा है मर्केली, चार्ल्स फ्रांसिस और एफ.एस. रीड। तो इसका उत्तर जो है वो होगा एफ.एस. रीड। प्रोफेसर एफ.एस. रीड जो है उनके अनुसार चट्टानें हैं वो एक सीमा तक, जैसे हम रबड़ को खींचते हैं वैसे खींची जाती है, यानी एक सीमा तक रबड़ की भांति चट्टानें खींची जाती है। और जैसे ही रबड़ को हम छोड़ते हैं तो क्या होता है, वापस यदि रबड़ को लगातार तेज खींचे तो वो टूट जाता है। वैसे ही क्या होता है, जब चट्टानें रबड़ की तरह खींची जाती है तो वो टूट जाती है और टूटे हुए भूखंड जो है वो अपने स्थान है वहां दूसरी जगह पर ग्रहण कर लेते हैं, जिसकी वजह से कंपन होता है। ऐसा कहा था एफ.एस. रीड ने। और यही सिद्धांत है वो प्रत्यास्थ पुनर्संचलन का सिद्धांत कहलाता है। जबकि मोंकहाउस है, उन्होंने तो जो भूपटल की सेलों से संबंधित समायोजन की प्रक्रिया के द्वारा सभी दिशाओं में होने वाला प्रत्यास्थ प्रघाती तरंगों का संचार भूकंप कहलाता है, यानी इन्होंने परिभाषा दी। मर्केली और चार्ल्स फ्रांसिस है, उन्होंने भूकंप से संबंधित पैमाने दिए थे। चार्ल्स फ्रांसिस है, उन्होंने रिक्टर पैमाने का आविष्कार किया था, जबकि मर्केली ने मर्केली पैमाने का आविष्कार किया था। तो यानी हमारे इस प्रश्न का उत्तर है वो होगा एफ.एस. रीड। दूसरा प्रश्न, डाना, ब्यूमाउंट और जेफरीज ने भूकंप का मुख्य कारण क्या माना है? ऑप्शन ए है तनाव जनित शक्ति, ऑप्शन बी है जलीय भार, ऑप्शन सी है भूपटल का संकुचन और ऑप्शन डी है ज्वालामुखी। तो इन तीनों वैज्ञानिकों ने भूकंप का मुख्य कारण क्या माना है? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा भूपटल का संकुचन। यानी इनके अनुसार क्या है कि भूमि है उसमें लगातार संकुचन हो रहा है, क्योंकि जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है उसके निर्माण के बाद जो पृथ्वी है उसका तापमान लगातार घट रहा है। और घटने की वजह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होकर सिकुड़ रही है और इस सिकुड़ने से भूकंप आते हैं। इसे भूपटल का संकुचन कहा जाता है। डाना, ब्यूमाउंट और जेफरीज ने भूकंप के ये कारण बताए थे। जबकि जलीय भार का मतलब है जैसे बांध की वजह से एक तरह भार बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है, जो कि महाराष्ट्र के कोयना में जो भूकंप आया था वो इसी प्रकार का था। तनाव जनित का मतलब होता है काफी ज्यादा तनाव है वो हो जाता है, जैसे प्रत्यास्थ पुनर्संचलन हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था, वो एक प्रकार का तनाव जनित भूकंप था। और ज्वालामुखी विस्फोट के संबंध में आते हैं, वह ज्वालामुखी वाले भूकंप कहलाते हैं। तो ये प्रश्न हमें ध्यान में रखना है, इसका उत्तर होगा भूपटल का संकुचन। प्रश्न संख्या 3, नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार के भूकंप आते हैं? यानी जो नवीन मोड़दार पर्वत क्षेत्र है उन पर्वत क्षेत्रों में जो भूकंप आते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? पहला है संतुलन मूलक भूकंप, यानी ये भूकंप के प्रकार से संबंधित प्रश्न है। संतुलन मूलक भूकंप, कृत्रिम भूकंप, ज्वालामुखी जनित भूकंप या प्लूटोनिक भूकंप। तो फ्रेंड्स, पहला है जो है वो संतुलित जनित भूकंप है।
ये भूकंप जो है वह नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, क्योंकि पर्वत निर्माण हो रहा है तब संतुलन भी पृथ्वी अपने आप को संतुलित भी करती है। तो ऐसे में जो भूकंप आते हैं वो संतुलन मूलक भूकंप होते हैं, जबकि कृत्रिम भूकंप जो होते हैं वो तो विस्फोट वगैरह से, खनन से आदि से होते हैं। ज्वालामुखी जनित भूकंप ज्वालामुखी क्रियाओं से होते हैं, जबकि प्लूटोनिक भूकंप है वो प्लेट विवर्तनिकी के कारण यानी पातालीय चीजों के कारण है वो आते हैं। तो इसका उत्तर होगा संतुलन मूलक भूकंप। नेक्स्ट, कौन सी विशेषता द्वितीयक भूकंपीय तरंग है वो द्वितीयक तरंग की नहीं है, यानी कौन सी विशेषता भूकंपीय द्वितीयक तरंग की नहीं है। द्वितीय तरंग जो होती है फ्रेंड्स वो होती है एस तरंग। ऑप्शन ए, कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समकोण होती है। ऑप्शन बी है, ये प्रकाश तरंगों के समान होती है। ऑप्शन सी है, आंतरिक भाग की जानकारी प्रदान करती है। और ऑप्शन डी है, इन्हें देशांतरीय भूकंपीय तरंगे भी कहते हैं। तो द्वितीयक भूकंपीय तरंगे जो होती है उन तरंगों को फ्रेंड्स हम कहते हैं एस तरंगे, जो कि पी तरंगों के बाद आती है। इसकी विशेषता ये है कि इनके कंपन की दिशा, हमको ये बताना है कि इस तरंग की विशेषता कौन सी नहीं है। तो पहली विशेषता इसकी बताई गई है, कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समकोण में होती है। तो ये पहली विशेषता है, यह समकोण पर ही गति करती है। दूसरी है, यह प्रकाश तरंगों के समान होती है, जो कि एकदम सही है। आंतरिक भाग की जानकारी प्रदान करती है। जी हाँ, ये जलीय भाग से नहीं गुजर सकती, इसीलिए आंतरिक भाग की जो है वो जानकारी प्रदान करती है। और इन्हें देशांतरीय भूकंपीय तरंगे भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये गलत है, इसे देशांतरीय भूकंपीय तरंग नहीं कहते। हम देशांतरीय भूकंपीय तरंग जो है वो कहते हैं पी तरंगों को। तो ये ध्यान रखना। पांचवा प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी भूकंप की पेटी कौन सी है, यानी विश्व के अंदर सबसे बड़ी जो भूकंपीय पेटी है वो कौन सी है। परिप्रशांत पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी और भारतीय पेटी। तो फ्रेंड्स, प्रशांत महासागर के दोनों ओर काफी बड़े भूकंपीय क्षेत्र हैं। तो यह जो है वह परिप्रशांतीय पेटी है, वह सबसे बड़ी भूकंपीय पेटी है, जबकि अन्य भूकंपीय पेटी है वो इसकी तुलना में छोटी है। छठा प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र परिप्रशांत पेटी का नहीं है, यानी परिप्रशांतीय भूकंपीय जो क्षेत्र है उसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल है, ये आपको ध्यान रहनी चाहिए, तब तो ये आ जाएगा। कमचटका जो प्रायद्वीप है, दूसरा है महान दरार घाटी, तीसरा है क्यूराइल और चौथा है जापान। तो फ्रेंड्स, यह जो क्षेत्र है वह प्रशांत महासागर के तटीय किनारों पर है। तो इसके अंदर जापान भी है, क्यूराइल भी है, कमचटका प्रायद्वीप भी है, जबकि जो महान घाटी क्षेत्र है, जो महान घाटी क्षेत्र है वो महान घाटी क्षेत्र जो है वह मध्य अटलांटिक कटक पेटी के अंतर्गत शामिल होता है। प्रश्न नंबर 7, रिक्टर पैमाने के प्रत्येक बिंदु पिछले बिंदु से कितनी गुना ऊर्जा उत्पन्न करता है। जी हाँ, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे रिक्टर पैमाने की, कि फ्रांस चार्ल्स रिक्टर ने ये पैमाना दिया था। इसके अनुसार जो है पिछला बिंदु होता है उससे अगला बिंदु कितने गुना तीव्रता अधिक करता है। ऑप्शन ए 10 गुना, ऑप्शन बी 32 गुना, ऑप्शन सी 12 गुना या ऑप्शन डी 9 गुना। तो इसका उत्तर होगा, इसका प्रत्येक बिंदु है वह पिछले बिंदु से 10 गुना अधिक तीव्रता उत्पन्न करता है। 10 गुना अधिक तीव्रता उत्पन्न करता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें तीव्रता में पता है, जबकि दूसरा चीज है ऊर्जा कितनी उत्पन्न करता है। तो इसमें ऊर्जा पूछा गया है, यानी इसमें हमने पूछा है कितनी गुना ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो ऊर्जा उत्पन्न करता है, ये इसका सही उत्तर होगा 31.6, यानी कि इसका उत्तर होगा 32 गुना। तो रिक्टर पैमाना है वो पिछले बिंदु से अगले बिंदु में 10 गुना ऊर्जा उत्पन्न करता है, नहीं 10 गुना जो है तीव्रता उत्पन्न करता है, जबकि ऊर्जा है वो 31.6 गुना उत्पन्न करता है। ये हमें ध्यान रखना है। रिक्टर पैमाने पर 5 गुण जो
की तीव्रता है उससे ज़्यादा जो भूकंप आते हैं वो विनाशकारी होते हैं, जबकि 5 तक के सामान्य होते हैं। क्वेश्चन संख्या 8, भूकंप की तीव्रता का मर्केली पैमाना बनाने वाले भूवैज्ञानिक मर्केली कहाँ के थे? जी हाँ, इन्होंने मर्केली पैमाना बनाया था, जिनमें 1 से 12 तक भूकंप की गहनता मापी जाती है, और ये थे इटली के। और इन्हीं मर्केली नामक विद्वान के कारण इसका पैमाने का नाम है वो मर्केली पैमाना है वो पड़ा था। सागरीय खाई के आधार पर कितने डिग्री कोण पर स्थल मंडल से दुर्बलता मंडल का भूकंपीय क्षेत्र बेनी ऑफ जो कहलाता है? बेनी ऑफ जोन कहलाता है। तो ये बेनी ऑफ जोन है फ्रेंड्स, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कौन सा क्षेत्र बेनी ऑफ जोन कहलाता है। यह जो सागरीय खाई के आधार पर स्थल मंडल से दुर्बलता मंडल तक विस्तृत भूकंपीय क्षेत्र है, जो कि 45 डिग्री के कोण पर स्थित होता है। उत्तर हमारा होगा 45। नेक्स्ट, 2013 में भारतीय मौसम विभाग ने भारत को कितने भूकंप जोन में विभाजित किया था? तो फ्रेंड्स 2013 में जो भूकंपीय जोन थे वो पुनः बनाए गए थे। इससे पहले भारत के अंदर 5 भूकंपीय जोन थे, लेकिन 2013 में जब पुनः उनका संगठन किया गया तो पहले और दूसरे जोन को मिला दिया गया और इसके 4 भूकंपीय क्षेत्र बने, यानी इसका उत्तर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है भूकंप के संदर्भ में कौन सा सम्मिलित नहीं है? यानी भारत में कई जगह बार भूकंप आए हैं, तो हमें यह देखना है कि कौन सा भूकंप के संबंध में सही तथ्य नहीं है। कोयना का भूकंप क्या 1967 में आया था? जी बिल्कुल सही है, कोयना का भूकंप है वह 1967 में ही आया था। गुजरात के भुज में भूकंप 2001 में आया था, एकदम सही है, 26 जनवरी 2001 को आया था। लातूर का भूकंप 1993 में आया था, जी हाँ, यह 10 सितंबर 1993 में आया था। कोलकाता का भूकंप, कोलकाता में भूकंप आया था काफ़ी खतरनाक, 1937 में आया था। जी नहीं, कोलकाता में भूकंप आया था जो इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप था, वह 1937 में नहीं आया था, वह 1737 में आया था। यह हमें ध्यान में रखना है, 1737 में आया था। नेक्स्ट, क्रोएशिया की कुल्पा घाटी में 1909 ईस्वी में किन तरंगों की खोज हुई थी? यानी यहाँ पर 2 तरंगों की खोज हुई थी, इसमें SG या PG या S स्टार या P स्टार। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का उत्तर है वो होगा यहाँ पर 1909 में भूकंपीय तरंगों की खोज की गई थी। यह जानकारी जेफरीज ने दी थी। जेफरीज ने बताया था कि कुछ तरंगे हैं जो यहाँ पर पाई जाती है, कुल्पा घाटी में जो भूकंप आया था उसके आधार पर कि तरंगे हैं वो पाई जाती है। ये तरंगे जो होती है वो P और S तरंगों के मध्य में होती है, उसे PG कहते हैं, और S और L के मध्य जो होती है उन्हें SG कहते हैं। यानी उन्होंने जो बताई थी तरंगों की खोज की थी वो SG और PG थी, जबकि P स्टार और S स्टार जो तरंग है वो 1923 में ऑस्ट्रिया के भूकंप के आधार पर खोजी गई थी। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसका उत्तर होगा A, SG और PG। नेक्स्ट, जैसे हमने पिछले प्रश्न में बात की थी, टोन ने 1923 में ऑस्ट्रिया के भूकंप के आधार पर किस तरंग का पता लगाया था? तो एक बात ध्यान रखनी है, P स्टार और S स्टार तरंगे हैं, इसमें ऑस्ट्रिया के भूकंप के आधार पर टोन ने P तरंग का पता लगाया था। उसने बताया कि P जो तरंग है वो P और PG के मध्य होती है, और ऐसे ही S तरंग भी मिल सकती है, लेकिन S तरंगों का पता है वो जेफरीज और हरफोर्ड ने लगाया था। यानी P स्टार तरंगों का पता है वो तो लगाया था टोन ने, P स्टार तरंगे जो है उनका पता तो लगाया था टोन ने, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है, जबकि S स्टार तरंगों का पता लगाया था जेफरीज और हैफोर्ड ने। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी विशेषता भूकंपीय प्राथमिक तरंगों की नहीं है? कंपन की दिशा के समानांतर गति करती है, ये ध्वनि के समान होती है, अत्यधिक गहराई पर यह तरंगे लुप्त हो जाती है, इन्हें देशांतरीय भूकंपीय तरंगे भी कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये पहले आ ही चुका है, देशांतरीय भूकंपीय तरंगे मैंने आपको बताया था इसे कहते हैं। दूसरी है
कंपन की दिशा के समानांतर गति करती है, तो ये भी तथ्य सही है। ये तरंगे जो है वो ध्वनि तरंगों के समान होती है, ये प्रश्न भी सही है। अत्यधिक गहराई पर ये तरंगे जो है वह लुप्त हो जाती है, जी नहीं, ये तरंगे जो है वो गहराई पे, हम जितने भी गहराई पे जाएंगे इसकी ये विशेषता होती है कि ये लुप्त नहीं होती, क्योंकि ये ठोस, द्रव, गैस सभी माध्यमों से गुजर सकती है। तो इसका जो लुप्त होती है वो एस तरंगे होती है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। इसका उत्तर होगा ये, अत्यधिक गहराई पर ये तरंगे लुप्त हो जाती है, तो ये तरंगे कहीं लुप्त नहीं होती, एस तरंगे लुप्त होती है। भूकंपीय तरंगों की सर्वाधिक गति किस गहराई पर होती है, यानी जो भूकंपीय तरंग है उसकी सबसे ज्यादा गति है वो किस गहराई पर होती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारे पास 2900 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर, उसके बाद है हमारे पास ऑप्शन जो है वो है 700 किलोमीटर और उसके बाद 200 किलोमीटर। तो हमें इसके बारे में ध्यान में रखना है कि इसकी गहराई है वो 2900 किलोमीटर है, यानी इसका उत्तर जो है वो 2900 किलोमीटर होगा। इसकी गहराई 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर वह भाग है जहां पर मेंटिल है वो तो खत्म होती है और ऊपरी कोर की शुरुआत होती है, यानी ऊपरी कोर और मेंटिल के मध्य के सीमा है 2900 किलोमीटर पर। नेक्स्ट, कौन सी तरंगों को देशांतरीय भूकंपीय तरंगे भी कहते हैं, तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पी तरंगों को देशांतरीय भूकंपीय तरंगे भी कहते हैं। नेक्स्ट, भूकंप वह तरंग है या भूकंप वे दीपक है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर प्रकाश डालते हैं। ये कथन किसने कहा था? भूकंप के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण जो है ये परिभाषा है। आपको ये बताना है कि ये किसने बताया था कि भूकंप वे दीपक है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में उस पर प्रकाश डालते हैं। आपके पास ऑप्शन है एच.डी. लव, टोर्न, गोलेल्सिन और ओल्डहम। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा गोलेल्सिन। इन्होंने ही कहा था कि भूकंप वे दीपक है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर प्रकाश डालते हैं, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर प्रकाश डालने वाले तरंगों को इन्होंने भूकंप की तरंगे है वो माना है कि इसके आधार पर ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें पता चलता है। जबकि एच.डी. लव ने एल तरंगों की खोज की थी, ओल्डम महोदय ने ये पता लगाया था कि एस तरंगे है वो जलीय भाग में नहीं चलती, जबकि टोर्न ने फिर स्टार तरंगों की खोज की थी। नेक्स्ट है, सीस्मोग्राफ पर कुल कितनी तरंगे रिकॉर्ड की जाती है? 4, 5, 6, 7। तो सीस्मोग्राफ पर है वो कुल 6 तरंगे रिकॉर्ड की जाती है। ये जो 6 तरंगे होती है पी, पी स्टार, पी जी, एस, एस स्टार और एस जी, ये 6 तरंगे हैं वो सीस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड की जाती है। ध्यान रखिएगा, पी, पी स्टार, पी जी, एस, एस स्टार और एस जी। तो इसका उत्तर होगा 6। ज्वालामुखी उद्गार में कौन से पदार्थ सर्वाधिक निकलते हैं? गैस व जलवाष्प, विखंडित पदार्थ, लावा एवं राख। तो इसमें सबसे ज्यादा गैस और जलवाष्प होता है। ये ज्वालामुखी से संबंधित प्रश्न है फ्रेंड्स। भूकंपीय लहरों के आधार पर पृथ्वी का मंडल नहीं है। तो भूकंपीय लहरों के आधार पर पृथ्वी के जो मंडल है वो 3 मंडल है, लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बेरिस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर है वह पृथ्वी का मंडल नहीं है भूकंपीय तरंगों के आधार पर। रिक्टर पैमाने का आविष्कार कब हुआ था? तो चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर विद्वान है, उन्होंने रिक्टर पैमाने का आविष्कार किया था। इन्होंने रिक्टर पैमाने का आविष्कार है वो कब किया था? 1935, 1945, 1905 या 1937?
तो ये अमेरिकन विद्वान थे जिन्होंने 1935 में जो है वो रिक्टर पैमाने का आविष्कार किया था। इससे संबंधित हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 5 से अधिक भूकंप विनाशकारी होता है, प्रत्येक बिंदु पिछले बिंदु से 10 गुना तीव्रता और 31.6 गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, होमोसिस्मल लाइन क्या होती है? भूकंपीय आगमन, समभूकंपीय रेखा, भूकंप केंद्र और अधिकेंद्र का मिलान, सिस्मोग्राफ का मुख्य अक्ष। तो हमें ये ध्यान में रखना है, ये जो रेखा होती है होमोसिस्मल लाइन, ये रेखा होती है समभूकंपीय रेखा। समभूकंपीय रेखा जो समान भूकंप वाले स्थानों को मिलाती है उसे होमोसिस्मल लाइन कहते हैं। प्राथमिक तरंग कौन सी है? फ्रेंड्स, पी को प्राथमिक तरंग कहते हैं, एस को द्वितीयक तरंग कहते हैं और एल को धरातलीय तरंग के नाम से जाना जाता है। कौन सी विशेषता एस तरंगों की नहीं है? पहली है 1909 में ओल्डहम महोदय ने इसकी खोज की थी। जी नहीं फ्रेंड्स, ओल्डहम महोदय ने इस तथ्य की खोज की थी कि जो एस तरंगे हैं वो जलीय भाग से नहीं गुजर सकती। ये सही है। बी, पी तरंगों के बाद धरातल पर पहुंचते, ये भी सही है। ये समकोण पर गति करती, ये भी सही है। तो इसका उत्तर होगा ए, क्योंकि उन्होंने खोज नहीं की थी, उन्होंने तो इस बात की खोज की थी कि ये जल से नहीं गुजर सकती। किस तरंग का छाया क्षेत्र सबसे बड़ा होता है? तो फ्रेंड्स, एस तरंग का जो छाया क्षेत्र है वो सबसे बड़ा होता है, ये हमें ध्यान में रखना है। एस तरंगे जो है वो सबसे बड़े छाया क्षेत्र पर है वो पाई जाती है, जबकि पी, एल इनका छाया क्षेत्र है वो काफ़ी छोटा होता है और वी है वो कोई तरंग नहीं होती। इसका विस्तार है वो बड़ा और संपूर्ण पृथ्वी के 40% क्षेत्र से भी है वो ज़्यादा होता है एस तरंगों का छाया क्षेत्र, ये हमें ध्यान में रखना है। यह जो छाया क्षेत्र होता है वो 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री तक का है वो छाया क्षेत्र होता है। इसके बीच का लगभग 40 डिग्री का क्षेत्र है वो छाया क्षेत्र होता है। लेकिन जो बोर्ड में एक बार BSER की जो किताब चलाई गई थी, अभी वापस NCERT लागू है, उसमें 105 से 140 दिया हुआ है, फिर भी 40% छाया क्षेत्र होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, ये है कंपटीशन एग्जाम के लेवल के आपके प्रश्न। आपको ये प्रश्न कैसे लगे ये आपको बताना है। और इसके जो है इसमें मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ सरल सा भूकंप के संदर्भ में, यदि आपने पढ़ा है तो एक छोटा सा प्रश्न है, आप उसका उत्तर दीजिए। जो इस प्रश्न में, इस टेस्ट में आपको बताया गया है लेकिन लिखा हुआ नहीं है, अभी मैंने जो आंसर दिया उसमें बताया था कि लातूर का जो भूकंप है जो महाराष्ट्र में आया था, वह भूकंप किस प्रकार का भूकंप है? लातूर का भूकंप है वो किस प्रकार का भूकंप है? इसके ऑप्शन है ज्वालामुखी क्रिया का भूकंप, भ्रंश के कारण भूकंप, जलीय भार के कारण भूकंप या भूपटल के संकुचन के कारण भूकंप। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपको कैसे लगा? यदि अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम रोज ऐसे टॉपिक से संबंधित जो है क्वेश्चन डालेंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। थैंक यू।